जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम कृतिका है। मैं अनअकैडमी पे 3 साल से इस चैनल पे रेगुलर पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस लेकर आती हूँ। और हमारी ये क्लास मंडे टू सैटरडे 3 बजे होती है। इसी के साथ में आज का पहला सवाल, Which of the following theory reflect the following diagram of the Kristallers model? Administrative principle, market theory, transport theory, and Delhi. That means Threshold principle. देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है। कौन सा सिद्धांत क्रिस्टालर मॉडल के निम्न चित्र को प्रतिबिंबित करता है? ए, बी, सी या फिर डी? कमेंट सेक्शन, लाइव चैट खाली नहीं रहनी चाहिए। जो भी आपका आंसर है जरूर दें। आप लोग ए आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। ए इज द राइट आंसर। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, क्रिस्टालर्स की थ्योरी के 3 प्रिंसिपल थे, एक मार्केट प्रिंसिपल, ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। मार्केट लॉ को वो K3 से डिफाइन करता है, ट्रांसपोर्ट रूल को K4 से डिफाइन करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल को K7 से डिफाइन किया जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये इजीली K7 को बता रहा है और K7 इंडिकेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल का। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेटलमेंट साइट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पिक्चर। मेरे पीछे आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी, इसको आप गौर से देखेंगे तो एक पर्टिकुलर सेटलमेंट आपको दिखाई देगा। आपको वो सिर्फ पहचानना है कि ये कौन सा सेटलमेंट का प्रकार है। ओके, आंसर आप लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, दैट डिफेंस सेटलमेंट। देखिए बहुत क्लियर है यहाँ पे। मुझे तो दिख पा रहा है। ये आपको एक नजर दिखाई दे रहा होगा, ये एक रोड है, 4 रास्ते जिसको डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है और ब्रिज के नीचे इधर रिवर का फ्लो हो रहा है। तो ये एक तरह से ब्रिजिंग पॉइंट सेटलमेंट आपका कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जो मानचित्र में आपको दिया गया है वो ब्रिजिंग पॉइंट सेटलमेंट है। डी इज द राइट आंसर। यस, बट थोड़ा देर से जागे हो। अगला, according to 2011 census, which of the following state groups in India had an urban population of more than 40%? अब आपका क्या आंसर होगा इसको लेके, ये बताइए। पुराना वो फर्स्ट क्वेश्चन था, वो गया। आप लोग ए आंसर दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे 40%, मोर देन 40% पूछा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो भारत में 40% से अधिक शहरी आबादी वाले राज्यों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर था। गोवा, गोवा की अर्बन पॉपुलेशन 65% है। देन महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मिजोरम आता है। अगर हमारे पास में जो ऑप्शंस थे उसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात, अगर हम इनको मिलाते हैं तो इनकी अर्बन पॉपुलेशन 40% से ज्यादा होती है। भारत का सबसे ज्यादा जो नगरीकृत राज्य है वो गोवा है, और जो सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है वो महाराष्ट्र है। फॉर एग्जाम्पल, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। इस वजह से वहां की जितनी पॉपुलेशन है उसका 65% निकालना कंपैरेटिवली इजी है। वहीं हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन रहती है। ऑल ओवर अगर अपन बात करते हैं गोवा की पॉपुलेशन की, मान लो गोवा में 100 लोग हैं, 100 में से 65 लोग नगरीकृत हैं।
महाराष्ट्र में मान लो 100 लोग, 1000 लोग रहते हैं, तो यहाँ पे 1000 में से 500 लोग नगरीकृत होंगे। परसेंट वाइज गोवा ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। तो सवाल आपसे कैसा भी पूछा जा सकता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफिक क्राइटेरिया शोज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। निम्नलिखित में से कौन सा जनांकीय मानदंड जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाता है? नो, आप लोगों ने ए किया है नेचुरल वेरिएशन एंड क्रूड बर्थ रेट, बट जबकि आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल चेंज एंड जो टोटल माइग्रेशन हो रहा है वो। जनांक जनसंख्या वृद्धि दर, वृद्धि दर का मतलब ये हो गया कि वृद्धि हम दो तरीके से हो सकती है, एक जन्म दर को बढ़ा करके, एक उस एरिया में माइग्रेटेड लोगों को ला करके। अब जन्म दर और माइग्रेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। सो वृद्धि दर दो प्रकार की होती है, जैसा कि मैंने बताया। पहली होती है प्राकृतिक वृद्धि दर, जो टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कुल जन्म दर में से कुल मृत्यु दर को घटा करके निकाली जाती है। दूसरी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर वो होती है जिसमें हम जन्म दर, मृत्यु दर और उसके साथ में प्रवास को भी शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाने के लिए प्राकृतिक परिवर्तन, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर, मतलब कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने लोगों की मृत्यु हुई, प्लस प्रवास का प्रयोग किया जाता है। तो माइग्रेशन को हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि माइग्रेशन किसी भी जगह की पॉपुलेशन ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में आप महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र के लिए अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि महाराष्ट्र में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा माइग्रेटेड इलाका है जहां पे ऑल ओवर इंडिया से लोग आकर के रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ की पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन नेचुरल बर्थ का नहीं है, मेजर कंट्रीब्यूशन यहाँ पे माइग्रेशन का है। ठीक है, लोग एक स्थान से और किसी भी जगह पे से लोग, मान लो 100 लोग पहले कहीं रहते थे और 100 के 100 लोग मुंबई माइग्रेट कर गए, तो यहाँ पे जो लो पॉपुलेशन बची है उसके पीछे जिम्मेदार कारक मृत्यु दर नहीं है, उसके पीछे भी जिम्मेदार कारक आपका माइग्रेशन है। सो माइग्रेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। यस, नेक्स्ट, which of the following is correct as a demarcation factor between the territories of two competing firms if the slope of the diverse price of the firm and product and the rate of transportation remain the same? क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, फाइनल आंसर दो। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि फर्म का जो स्थान है वो उसकी मेन लोकेशन से कितना दूर है। मान लो दो प्रतिस्पर्धी फर्म्स हैं, दो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उनकी जो कीमत है वो सेम रहेगी, बिकॉज दे आर कॉम्पिटिटर्स। हर चीज सीमित रहेगी, बस उसके क्षेत्रों का सीमा का निर्धारण ये होगा कि उसकी जो फर्म है और जो मार्केट प्लेस है उसकी दूरी कितनी है, कम है या ज्यादा है। सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following author introduced the concept of isodopane in the space economy? स्पेस इकोनॉमी मतलब स्थानीय अर्थव्यवस्था।
बहुत ही क्लियर आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट अल्फ्रेड वेबर। अल्फ्रेड वेबर की एक इंपॉर्टेंट थ्योरी आई थी, थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, कि इंडस्ट्रीज की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने अलग अलग पैरामीटर्स दिए थे, जिसमें उनका एक पैरामीटर था आइसोडोपेन। आइसोडोपेन वो लागत, वो रेखाएं होती हैं जो समान परिवहन लागत को बताती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। यस, देयर वाज अ वेबर अंकल। नेक्स्ट इज, what was the focus of interest in political geography with the second world war? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, युद्ध के साथ ही राजनीतिक भूगोल में रुचि किस पर केंद्रित थी? ये प्लस का टॉपिक हमने आज प्लस क्लास में पढ़ा था। आप लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये था राजनीतिक भूगोल। ये मैंने आज ही की क्लास में पढ़ा था, तो इसको एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए। हमारा जो यूनिट नंबर 7 है वो कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी का यूनिट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो टाइम स्पेयर दिया गया था वो दिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था 1939 टू 1945 तक का टाइम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए जो मेजर जिम्मेदार कंट्री थी वो जर्मनी को माना जाता है। और आपको पता है कि जर्मनी जो था, जर्मनी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट विचारक हुए हैं जिसमें मेजर रोल प्ले करते हैं रेडजेल, जेलिन एंड हाउशॉफर, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर के सबसे पहले जो एक टर्म आता है जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, इसकी उन्होंने शुरुआत की। और सबको यही एक चीज बताई कि जर्मन को जगह चाहिए। जियोपॉलिटिक्स की बात जब से आई, उसी के बाद से लेबेनसरम, लेबेनसरम का बात उठी। अभी लेबेनसरम क्या था? लेबेनसरम एक उस टर्म को बोला जाता है कि जहां पे जीवों को रहने के लिए स्थान की जरूरत हो, प्लेस की जरूरत हो। तो जर्मनी के नागरिकों को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी रेडजल सर अपनी एक थ्योरी दे चुके थे जिसका नाम था ऑर्गेनिक स्टेट थ्योरी। ऑर्गेनिक स्टेट थ्योरी मतलब राज्य क्या है? एक जीव के जैसा है। राज्य एक जीव के जैसा है। तो अब जैसे मान लो आप और हम हैं, हमें सरवाइव करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जिसमें हम फूड, वाटर, कपड़ा, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग जो हम हमारे रूटीन लाइफ में काम में लेते हैं वो हमारे रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज के लिए, रिसोर्सेज के बिना ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं रहता है, वो खत्म हो जाता है। सिमिलरली अगर राज्य के पास में भी उद्योग, राज्य के पास में भी अगर संसाधन नहीं होंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। इसको हम ऑर्गेनिक स्टेट थ्योरी बोलते हैं, जिसमें राज्य को एक जीव माना गया है। ये जियो पॉलिटिक्स था, लेबेनसरम रहने के लिए स्थान। तो जर्मन की एक बहुत बड़ी पार्टी थी नाजी पार्टी, जो हिटलर की पार्टी कही जाती है। उस पार्टी के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया, जर्मनी के आसपास के जो देश थे उसके ऊपर आक्रमण करना शुरू करा, क्योंकि वो कब्जा करना चाहते थे हर जगह पे। वहीं से आपके ये भू राजनीति का शब्द आता है और एक तरह से पॉलिटिकल ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी को किस अर्थ में लिया जाता है? मेजरली इसको तीन अर्थों में अपन ले सकते हैं। एक पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जियोमार्फिक व्यू, एक पॉलिटिकल ज्योग्राफी का इकोलॉजिकल व्यू, और एक पॉलिटिकल ज्योग्राफी का फंक्शनल व्यू। फॉर एग्जाम्पल, जियोमार्फिक का मतलब ये है कि कोई भी राज्य का आकार कैसा है, आकृति कैसी है, सीमाएं कैसी है। इकोलॉजिकल व्यूज का ये कहता है कि राज्य का और उसके मानव के साथ में संबंध कैसे हैं और पर्यावरण के साथ में कैसे संबंध है, फंक्शंस कैसे, राज्य के अंदर कार्य किस तरह से किए जाते हैं। अलग अलग व्यूज इस वक्त निकल के आए थे। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी की जो बहुत बड़ी शुरुआत मानी जाती है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार से मानी जाती है, जिसके पीछे जर्मन के ये तीन विचारक, रेडजेल, जेलिन और हाउशॉफर। क्योंकि जेलिन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले जियो पॉलिटिक्स दिया था। सिर्फ जियो पॉलिटिक्स ही नहीं दिया, उसने अपने सामने कई तरह के पॉलिटिक्स का वर्ड का यूज किया था। मेजरली आपके एग्जाम में जियो पॉलिटिक्स पूछा जाता है। जो हमारा रीजन था, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की तात्कालिक समस्याएं। क्यों? क्योंकि जर्मन की नाजी पार्टी अधिकार कर रही थी। लोगों को समझ में आ रहा था कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी जितना भी पावर की लड़ाई हो रही है वो रिसोर्सेज के लिए हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आज भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर होता है उसके पीछे मेन रीजन कौन है? कश्मीर। कश्मीर के लिए क्या चाहिए? कश्मीर के रिसोर्सेज चाहिए। कहीं की भी आप बाउंड्रीज की बात कर लीजिए, रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक भूगोल में नए पहलू आए, तात्कालीन वैश्विक समस्याओं का अध्ययन किया जाने लगा और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को समझने के लिए अपना अपना ध्यान केंद्रित करने लगे, जिससे नए नए दृष्टिकोण बने।
भू राजनीति सर्वाधिक सबसे पहले प्रचलन में आई जो जेलन ने किया था। ये सवाल आपकी इस साल एग्जाम में पूछा भी गया है। और वैश्विक नीति पर कार्ल हाउसहॉफर ने विशेष जोर दिया, क्योंकि उन्होंने उस वक्त अपनी मैगजीन्स निकाली जिससे हिटलर काफी प्रभावित हुआ। और ऐसे करते करते एक नया डायमेंशन मिलता है ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। उसके पहले पॉलिटिकल ज्योग्राफी को कुछ भी नहीं माना जाता था, वो एज ए उस पॉलिटिकल ज्योग्राफी को ज्योग्राफी की सबसे वीक कड़ी कंसिडर किया जाता था। लेकिन उसके बाद से पॉलिटिकल ज्योग्राफी एक नया आयाम रखने लगी है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज अ प्राइमरी एक्टिविटी। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक कार्यकलाप कहा जा सकता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोल माइनिंग। प्राथमिक क्रियाकलाप वो होते हैं जो डायरेक्टली नेचर से हमें मिलते हैं, जिसमें हम सीधा तौर पे, जिसे हम बोलूं कि हम उसका प्रोडक्शन करते हैं या उसका यूज करते हैं डायरेक्टली। जैसे कोयला है, नेचर में ऑलरेडी बना हुआ है, हमने उसको सिर्फ निकाला है, तो ये प्राइमरी एक्टिविटी है। वहीं दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग, मान लो कि आपने कोयला लिया और कोयल फॉर एग्जाम्पल आपने आलू की खेती करी। आलू की खेती करना प्राइमरी एक्टिविटी है। आलू से चिप्स बना देना वो उसकी सेकेंडरी एक्टिविटीज है। चिप्स का अगर कोई स्टार ऐड कर रहा है तो वो उसकी टर्शियरी एक्टिविटी है, तृतीय क्रियाकलाप है। और आलू की चिप्स में कितने पोषण तत्व है, नहीं है, क्या है, वो है, उसके ऊपर अगर कोई डेप्थ में जाके रिसर्च कर रहा है तो वो फोर्थ एक्टिविटी है। तो ऐसे करके हम चार तरह की एक्टिविटीज में हमारी जो क्रियाकलाप होते हैं उनको हम शामिल करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू रूरल हाउस रिप्रेजेंट। ग्रामीण घर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसका सूचक होते हैं? आलू एक, रूप अनेक। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एनवायरमेंट। नाम ही ग्रामीण घर है, क्योंकि ग्रामीण घर एनवायरमेंट से सबसे ज्यादा करीब होता है, फिर वो चाहे मिट्टी हो, हवा हो, पेड़ पौधे हो, ये सब। वहां पे हमें किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल एलिमेंट नहीं मिलता है। और आज आपने देखा होगा कि आजकल लोग शहरों में भी एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है जिसमें लोग एक खाली जमीन पे हट बना देते हैं, उसके अंदर सारी सुविधाएं दे देते हैं और लोगों को वो परिचित करवाते हैं कि किस तरह का रूरल एटमोसफियर होता है। और लोग वहां जाते भी हैं और बहुत मोटा पैसा भी खर्च करते हैं 3-4 दिन वहां पे आउटिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल इज करेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ settlements on the basis of K4 as presented in Cristaller's center place model. Very good. Option number C. Cristaller assume K as a constant in center place model and give the different market law represent K3, transport rule represent K4 and administrative rule represent K7. Next is कर्व आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। According to the graph given below, in which category of urban land use 2 kilometer, what is the highest gradient of economic first by distance? इसकी इंग्लिश थोड़ी गड़बड़ है, हिंदी पढ़ो एक बार। सिंपल सा चीज पूछी गई है, आर्थिक किराए की सर्वोच्च ग्रेडियंट। तो आपको यहाँ पे इकोनॉमिक रेंट है,
यहाँ पे ये सबसे लीस्ट है, यहाँ पे ये सबसे हाईएस्ट है, तो आपको सबसे हाईएस्ट में कौन सा सबसे नजदीक दिखाई दे रहा है? कॉमर्शियल, तो आंसर वाणिज्यिक अपना हो जाएगा विदाउट एनी डाउट. In the above graph, the economic fair distance by 2 kilometers of land use is known as the highest gradient of economic first by the distance that is commercial, which are clearly visible in the graph. Easily, मैं वही तो बोल रही हूँ, clearly visible है graph में. Next है, which of the following is correct with respect to the cost input graph of an industrial production system which has prediction maximizing profit points where? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल इनकम. If the cost input graph of an industrial production system, when marginal cost is equal to marginal income, it will be the point that maximize output. बताइए. Vertices, edges and diameter. 6 vertices, 6 edges and 3 diameter. क्लियरली है भाई ये तो. देखेंगे यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि आप एक चीज देखेंगे, वर्टिसेस, एजेस, एजेस का मतलब होता है किनारे. ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें तो 5 ही है, हटा दो. 6 किनारे तीनों में है. वर्टिसेस कितनों को लिंक कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5 एंड 6. राइट. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. कट. 1, 2, 3, 4, 5. कट. We need 6 edges and 3 diameter. 3 diameter, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. चलिए नेक्स्ट इज assertion and reason. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी. आप लोगों ने आंसर ए किया है, बट आप एक चीज देखें, हमसे बोला गया है मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स स्टार्ट एज अ ब्रांचिंग नेटवर्क.
बहुत सारे परिवहन नेटवर्क ब्रांचिंग के रूप में स्टार्ट होते हैं कि पहले वो मेन सिटीज में चलता है, मेन सिटीज से उनकी चेन बनती है, चेन बनते बनते वो छोटे शहरों तक आते हैं, ब्रांचेस बनती है। रीजन इसके पीछे दिया गया है, परिवहन एजेंसियों की पहली प्राथमिकता यह थी कि यह ऐसे बनाया जाए जिससे सामान्यतः सभी बिंदुओं को जोड़ा जा सके। तो आप एक तरफ ये बोल रहे हैं कि ब्रांचिंग नेटवर्क के रूप में बनते हैं, दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि सभी बिंदुओं को जोड़ा जा सके, तो दोनों साथ में पॉसिबल नहीं है। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, which of the following term is used to express the relationship between cultural groups and their natural environment? निम्नलिखित में से कौन से पद का प्रयोग सांस्कृतिक समूहों और उनके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? कलर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्राकृतिक समूहों और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों को व्यक्त करने के लिए सांस्कृतिक परितंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस परितंत्र का निर्माण जो ह्यूमन है वो खुद करता है अपने कला और कौशल से। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ग्रुप ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट रेशियो ऑफ population of scheduled tribe to total population as per 2011 census? I repeat, has the highest ratio of population of ST tribe. Be careful. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हमने क्या बोला था, भारत में जनगणना के अनुसार कुल आबादी के अनुपात में जो सर्वाधिक अनुसूचित जातियां हैं वो लक्षद्वीप में, मिजोरम में और नागालैंड में मिलती है। तो यहाँ पे आंसर आपका मध्य प्रदेश जो है वो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या उसमें आती है, और सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो मिजोरम में आता है। ये सवाल आपको भाई कई बार कंफ्यूज कर चुका है। चलिए मैं हाइड हो जाती हूँ, आप इसका आंसर बताइए। ओके, आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। जी नहीं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पूछा क्या गया था, सवाल ये था, एक तो होती है लैंग्वेज, एक होती है आपकी भाषा और बोली, दोनों में क्या अंतर होता है? भाषा का मतलब वो होती है जो शाब्दिक तौर पे अलग हो, बोली का मतलब वो होता है जो हमारे बोलने में डिपेंड करता हो। जैसे कि हिंदी, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति तमिलनाडु से आता है, वो अगर हिंदी में बात करता है
तो उसका बोलने का तरीका अलग होगा। वहीं कोई व्यक्ति बिहार से बात कर रहा है हिंदी में, भाषा हिंदी है, बोलने का तरीका अलग होगा। कश्मीर से आने वाले व्यक्ति की हिंदी अलग बोली जाएगी और गुजरात से आने वाले व्यक्ति की हिंदी अलग बोली जाएगी। चारों बात एक कर रहे हैं, भाषा उनकी एक है, लेकिन उनकी बोली अलग है। क्यों? क्योंकि बोलने के तरीके अलग हैं। तो भाषा का मतलब क्या होता है? भाषा का मतलब वो होता है जिसमें शब्दों की व्यवस्थित प्रणाली हो, जिसमें आपस में समझा जा सके। और बोली का मतलब क्या होता है कि जहां पे वो जो भी बातें कर रहे हैं उसका उच्चारण कैसा है, लय कैसी है, गति कैसी है, इन सबको हम बोली के रूप में शामिल करते हैं। ठीक है। उसके बाद में सर्कुलर, द लैंग्वेज ऑफ ए लोकल एरिया दैट इज नॉन स्टैंडर्डाइज, किसी स्थानीय क्षेत्र की भाषा जो अमान्यकृत है। वो कहीं की भी भाषा हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि तमिल है, तमिल भाषा को सूची में किया गया है, लेकिन तमिल के कुछ गांवों के अंदर भाषाएं कुछ ऐसी है जिनके शब्द थोड़े अलग अलग होते हैं, तो वो अवर्गीकृत है, अमान्यकृत है। लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है? पृथक मातृभाषा वाले लोगों द्वारा संप्रेषण हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा, सेपरेट मदर टंग के जो लोग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कल्चरल वेरिएशन एंड डेफिनेशन। सो आंसर आप लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। बात अगर करते हैं रीलोकेशन वेरिएंस, लोगों के स्थानीय चालन के कारण सांस्कृतिक शील गुणों का भौगोलिक अंतरण। आप सोचिए कि कोई भी व्यक्ति है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, तो वो अपने साथ में अपनी भाषा, अपना कल्चर, अपने रीति रिवाज को लेके जाता है और वो उसे भी फॉलो करता है। तो कहीं ना कहीं आसपास का एनवायरमेंट उससे इफेक्ट होता है और लोग उन चीजों को फॉलो करने लगते हैं। हिराचिकल डिफ्यूजन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डिफ्यूजन थ्रू क्लास ओवर सेंट्रल सिस्टम, ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वगामी या अधोगामी। Expansion diffusion, when the acceptance or information of the innovation is spread throughout the society, सब लोग उसको समझते हैं। Contiguous spread, जब विस्तार सभी व्यक्तियों तथा केंद्रीय प्रदेश को एक समान रूप से प्रभावित करता है। ओके, नेक्स्ट है, which of the following subject work is contemporary in India? Are you on the list? Are you on the list? इसको हटाओ, ये क्या आ गया? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विषय कार्य समवर्ती सूची में है, कॉन्करेंट लिस्ट में है? मेल एंड टेलीग्राम, डिफेंस, प्राइस कंट्रोल एंड बैंकिंग। हम्म यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बैंकिंग के पीछे कैसे पड़े हो आप? बैंकिंग तो सेंट्रलाइज होती है ना, मतलब ये तो इस बैंकिंग के ऊपर तो आपकी ये तो यूनियन लिस्ट का पार्ट है। हमसे पूछा गया था कॉन्करेंट, मतलब जिसपे राज्य का और केंद्र का दोनों का अधिकार होता है। तो भारतीय संविधान की जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची जिसमें 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। संघ सूची के अंतर्गत जैसे रक्षा, परमाणु, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार आता है। जैसे डिफेंस है, डिफेंस राज्य का नहीं होता है, डिफेंस देश का होता है। परमाणु, आज राजस्थान चाहे परमाणु परीक्षण करना नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके दायरे में है ही नहीं। विदेशी मामले, राजस्थान के सीएम डायरेक्टली यूएसए के प्रेसिडेंट से नहीं मिल सकते हैं
क्योंकि वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है, जबकि समवर्ती सूची के अंतर्गत प्राइस कंट्रोल, जैसे पेट्रोलियम का प्राइस इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट इस पे ज्यादा टैक्स लगाती है, कुछ गवर्नमेंट कम टैक्स लगाती है। न्याय, जुडिशरी, रीजनल से लेके हाई कोर्ट तक बनते हैं। वन हर तरह के होते हैं। एजुकेशन, स्टेट बोर्ड भी होता है, सेंट्रल बोर्ड भी होता है। दंड, तलाक, गोद लेना, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारे आपके कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर शामिल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा लेबिन्सरम की अवधारणा, तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स ज्योग्राफी, ये आपकी किताब आई थी रेडजेल की। उन्होंने सबसे पहले, उन्हीं को फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी कहा जाता है, और लेबिन्सरम की जो अवधारणा थी वो भी उन्होंने दी थी। जर्मन के विकास के लिए वो इसको जरूरी मानते थे। नेक्स्ट है, जियो पॉलिटिक्स वॉज क्रिएटेड बाय हुम। भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स किसके द्वारा सृजित किया गया था? शब्द, ये क्वेश्चन एज इट इज आपके 2022 में पूछा गया था, एज इट इज। और कुछ लोग जोशी जोश में रेड जेल को करके भी आए थे। तो मैं पहले बता दूं, रेड जेल नहीं होगा यहाँ पे, कुछ और डाला। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जेलिन। गाइस, जेलिन जेलिन जेलिन, जेलिन ने सबसे पहले भू राजनीति का सृजन किया था। और जेलिन के विचारों से रेडजेल प्रभावित थे। ऑल दो जेलिन का जो समय है वो रेडजेल के बाद है, लेकिन रेडजेल के शिष्य थे जेलिन, और उन्होंने भू राजनीति में प्रमुख योगदान दिया था। हाँ, इसकी थोड़ी इंग्लिश में स्पेलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, हेरोडोटस। हिंदी में आप देखेंगे तो वो जेलिन लिखा हुआ था। Which of the following most accurately represent the culture unit in descending order? निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में सांस्कृतिक इकाई को सर्वाधिक सटीक तरीके से दर्शाता है? सी, परिमंडल, क्षेत्र, जटिल व शलगुण। हरी, आप इतना क्यों पैनिक कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? क्या इशू हो गया? देख लीजिए, आप खुद भी तो बैग जाके देख सकते हैं ना। आपके पास में ऑप्शन होता है, लाइव भी अगर हमारी क्लास चल रही है तो जो रेड लाइन नीचे आपके चलती है उसको आप पीछे ले जाके आप खुद भी ऑप्शंस देख सकते हैं, 5 मिनट 2 मिनट के लिए। तो नहीं, मैं आगे के लिए बता रही हूँ। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफर हैज रिटन द बुक द ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज? मॉरी, काहिन, हार्टसन एंड प्रेस्कॉट। प्रेस्कॉट। द ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज किताब की रचना जेआरबी प्रेस्कॉट ने की थी, और ये एक पॉलिटिकल ज्योग्राफर थे। और साथ ही साथ जो एक किताब थी, नेचर ऑफ ज्योग्राफी, वो किताब लिखी गई थी रिचर्ड हार्टशॉन ने। नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ये भी एक पॉलिटिकल ज्योग्राफर थे, रिचर्ड हार्टशॉन भी।
Next is, after the acceptance of the recommendation of 14th Finance Commission, what percentage of the net tax revenue is now shared by the central government of India with the states? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 14th जो आपका फाइनेंस कमीशन था वो 2013 में 2015 टू 20 तक के लिए गठित किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था वाई वी रेड्डी। अब इनके द्वारा जो गठन वित्त आयोग का गठन किया गया था वो आपको पता है कि एवरी 5 ईयर्स के अंदर ये फाइनेंस कमीशन आता है। और फाइनेंस कमीशन जब आएगा तो धन का बंटवारा भी होगा, किसके बीच में? सेंटर के बीच में और राज्य के बीच में। तो 14th जो फाइनेंस कमीशन आया था उसकी सरकार ने उस वक्त जो राजस्व था उसका लगभग 42% हिस्सा साझा किया था। अच्छा खासा हिस्सा कहते हैं इसको। एक तरफ है सिटी का नाम और दूसरी तरफ है उसकी रिवर्स। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या। सरयू नदी अयोध्या से होकर के जाती है और जो सरयू का मैदान है वहीं पे अयोध्या बसा हुआ है, सरयू के मैदान में। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, शाहजहांबाद यमुना नदी और मोहनजोदाड़ो इंडस सिंधु नदी के पास में। Which of the following index is used to tell if the optimum location is closer to the raw material source or market? यदि इष्टतम स्थान कच्चे माल को स्रोत या बाजार से अधिक नजदीक है तो इसको बताने के लिए निम्न में से किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मटेरियल इंडेक्स, जिसे हम एमआई इंडेक्स कहते हैं। एमआई इंडेक्स और कुछ भी नहीं होता है, ये मेजर करता है कि एक तो आपका वेट ऑफ रॉ मटेरियल, वेट ऑफ रॉ मटेरियल बटा वेट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉटन का एग्जाम्पल लो। ठीक है, कॉटन का मान लीजिए कि मटेरियल 100 टन था, 100 टन था। ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट बनने पर भी इसका जो मटेरियल रहा वो 100 टन रहा। कितना आएगा? 1। एम आई इज 1। इफ एम आई इंडेक्स इज 1 तो वो सिचुएशन में फैक्ट्री आपकी नियर द मार्केट या नियर द रॉ मटेरियल सोर्स कहीं पे भी लग सकती है। वहीं दूसरी केसेस में मैं शुगर केन की बात करती हूँ। शुगर केन है, मान लो कि शुगर केन का जो वजन था वो 50 टन के आसपास था रॉ मटेरियल, लेकिन जब उसका प्रोडक्शन निकाला गया तो वो सिर्फ 30 टन के बीच में रह गया, 30 टन के बीच में रह गया। तो इसका एमआई इंडेक्स क्या चला जाएगा? 1.8 समथिंग चला जाएगा। तो इट इज ग्रेटर देन 1। अगर एमआई इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होता है तो उस सिचुएशन में
फैक्ट्री जो होती है वो रॉ मटेरियल के पास में लगती है ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आए, क्योंकि आप कच्चा माल तो भारी लेकर आ रहे हो, उसके लिए आप ज्यादा पे कर रहे हो, लेकिन उतना जितना आपने पे किया है उतना आपके पास में रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, तो अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्शन है वो कम का हो रहा है और आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा माल की दे रहे हो, तो वो सिचुएशन आती है। ठीक है, एक तरफ है असर्शन, एक तरफ है रीजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोनों सही हैं बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि शहरीकरण की प्रक्रिया का परिणाम शहरी सेवाओं की बढ़ती कमी और शहरी गुणवत्ता की सूचकांक में समग्र ह्रास हुआ है, और 1990 के दशक में शहरीकरण की प्रक्रिया चली जिससे भारत में आर्थिक विकास हुआ। तो एक तरह से एक ही चीज के ये दो पहलू हैं। दो पहलू का मतलब ये हो गया कि हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, अर्बनाइजेशन की। अर्बनाइजेशन के प्रॉस भी होते हैं तो कॉन्स भी होते हैं, तो एक तरफ प्रॉस बताया जा रहा है, एक तरफ कॉन्स बताया जा रहा है। सो प्रॉस एंड कॉन्स एक दूसरे से रिलेटेड हो, इट इज नॉट नेसेसरी। सो 1990 में मान लो शहरीकरण हमने बढ़ाया तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, लेकिन अगर शहरीकरण हमने जब बढ़ा दिया तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो गए, जैसे कि जो अर्बन लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा विकृत हो गई है, गुणवत्ता में बहुत ज्यादा ह्रास हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है लार्ज सेक्टर इन सेंट्रल जोन, सेंट्रल, वेस्टर्न, साउदर्न एंड ईस्टर्न। डी, सेंट्रल, सौराष्ट्र, मलनाड, दामोदर वैली। सो वेस्ट, साउथ, ईस्ट, सेंट्रल। क्लियर, नेक्स्ट। During which of the following 5-year plan in India, the regional approach to setting up new cities and preparation of master and regional plan was emphasized for the first time? ए, बी, सी या फिर डी? छत्तीसगढ़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। थर्ड 5-year प्लान 1961 to 66 के बीच में आया था, एम्फेसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम रीजनल
अप्रोच टू सेटिंग अप न्यू सिटीज एंड प्रिपेयरिंग मास्टर एंड रीजनल प्लान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। In order to accelerate the development of small and medium-sized cities, the Integrated Development of Small and Medium Cities scheme was launched during which 5-year plan? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले 5-year प्लान की अगर अपन बात करती हूँ तो ये जो प्लान था वो 6 5-year प्लान एंड प्रोग्राम वाज आल्सो स्टार्टेड इन दी सेम 5-year प्लान। इसी 5-year प्लान में मतलब 6 5-year प्लान के अंदर ही ये स्टार्ट हो गया था, जिसे हम IDMTS के नाम से जानते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ मीडियम सिटीज। नेक्स्ट, which of the following types of cities were not planned and developed during the British rule in India? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जब से इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल आया है तब से लेकर के उन्होंने सबसे पहले कंटेनमेंट सिटी और रेलवे सिटी की शुरुआत देखने को मिलती है, क्योंकि इनिशियली जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो वो ईस्ट इंडिया की तरफ मूव कर रहे थे, जो कि एक पहाड़ी एरिया है। लेकिन जो एक मॉडर्न सिटी का कॉन्सेप्ट है वो आफ्टर 1950s के बाद में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली एनसीआर वो एक मॉडर्न सिटी में आता है, चंडीगढ़ मॉडर्न शहर के रूप में आता है। ली कर्बूजियर द्वारा चंडीगढ़ शहर का मॉडल किया गया था और चंडीगढ़ लिटरली इट इज अ वेरी प्लान्ड सिटी। इवन चंडीगढ़ की तर्ज पे ही भारत के बहुत से सिटीज को बनाया गया है, सिटीज की जो कुछ पर्टिकुलर कॉलोनीज है उन तक को बनाया गया है इसके तर्ज के ऊपर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट? हम्म, देखिए आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे, डेवलपमेंट का मतलब होता है चेंजेस। चेंजेस अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है तो उसे हम डेवलपमेंट बोल देते हैं। चेंजेस अगर नेगेटिव डायरेक्शन में होता है तो उसे हम जिसे बोलते देते हैं कि उसका विनाश हो गया, विनाश हम उसको एक शब्द देते हैं। तो विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब तक चेंजेस नहीं आएगा डेवलपमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक खाली जगह है, खाली जगह पे आपको मान लीजिए कि उसको ग्रीन एरिया बनाना है, तो ऑब्वियसली उस खाली जगह का अस्तित्व पहले खत्म होगा, फिर वहां पे प्लांट्स लगेंगे, फिर वो ग्रीन एरिया बनेगा। तो चेंजेस आर इंपॉर्टेंट, चेंजेस आर मस्ट फॉर द डेवलपमेंट। तो समय और स्थान की तुलना में हमेशा बदलती रहती है, विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया होती है। अगला है असर्शन एंड रीजन।
बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर, आप दे सकते हो एग्जाम, क्योंकि एनटीए टाइम देता है 3 साल का जेआरएफ के फायदे को लेने के लिए। अगर आप 3 साल के बीच में आपने अगर अपना एमए कर लिया तो आप इजीली अपना आगे का पीएचडी का प्रोसेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो नो डाउट आप अपना पेपर दे सकते हो। इवन अगर आपने एमए में एडमिशन नहीं भी लिया है फिर भी दे सकते हो, क्योंकि 3 साल में आप इजीली मास्टर्स कर सकते हो। सही जवाब होगा सी। प्राचीन भारत में जो नगरीय योजनाएं थी वो उच्च मानकों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। जैसे इंडस, इंडस तो आपको पता होगा कि ये सबसे ज्यादा फेमस ही अपने अर्बन प्लानिंग के लिए थी, कि उसने नगर नियोजन जो किया था वो बहुत सॉलिड था। तो उसको देख करके ये पता चलता है कि यहाँ पे स्वच्छता का ध्यान रखा गया था, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को रखा जाता था। अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। चलिए अगला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सही ऑप्शंस अपने से पूछे गए थे। नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आसपास के आर्थिक क्षेत्र गतिविधियों का एक विकेंद्रीकृत होता है और नीतियां सुदृढ़ होती है। क्योंकि एनसीआर जब भी कहीं बनता है तो वो अपने फिजिकल रीजंस के लिए नहीं जाना जाता, वो अपने जो फंक्शनल रीजंस होता है उसके लिए जाना जाता है, कि वो काम क्या कर रहा है। ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द appropriate approximate length of the Indian coastline? भारतीय तट रेखा की लगभग लंबाई कितने हजार किलोमीटर में है? लगभग 5, 6, 7 या 8? बहुत जल्दी आंसर दिया है सी, 7,000। वेरी गुड। द टोटल लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन इज 7,516.6 किलोमीटर। ये ओनली द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द स्टेट इज 6,100 किलोमीटर। If the coastline union territories is not added, without union territory is 6,100, including union territory it is 7,516. The state with longest coastline is Gujarat, 1,214, and the state with the shortest coastline is Goa. The total 9 states of India are adjoining the coastline. Which of the following is not a major industrial center? निम्न में से कौन सा प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं है? हम्म आप लोग आंसर सी दे रहे हैं, मदुरई। बिल्कुल मदुरई करेक्ट है, बिकॉज मदुरई जो है वो अपने स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से जानी जाती है। भारत में कोलकाता, मुंबई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, कानपुर, इंडिया के जो 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है उनमें से ये एक है। बट अगर हम मदुरई की बात करते हैं तो वो एक धार्मिक शहर है। मदुरई तमिलनाडु राज्य के अंदर है, और मदुरई का एक बहुत फेमस टेम्पल है जिसका नाम है मीनाक्षी मंदिर। वो अपनी कारीगरी के लिए भी जाना जाता है और वो बहुत ज्यादा फेमस है। और मदुरई शहर जो है वो वैगई नदी के किनारे पे बसा हुआ है। Who among the following classified Indian agriculture into 60 small, 13 medium, and 6 major sectors? Hi everyone, very good afternoon. निम्नलिखित में से किसने भारतीय कृषि का वर्गीकरण 60 लघु, 13 मध्यम और 6 वृहत क्षेत्रों में विभक्त किया?
देखिए, पी सेन गुप्ता ने सबसे पहले भारत को 60 छोटे, 13 मीडियम और 6 ब्रॉड रीजन्स के अंदर क्लासिफाई किया था। Which of the following Indian state has the highest decadal population growth in percentage during 2001 to 11? वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो दशकीय वृद्धि मेघालय के अंदर देखी गई थी, अरुणाचल में। लेकिन अगर हम बात करते हैं नकारात्मक वृद्धि की, तो नागालैंड में हो गई थी, माइनस में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? महानदी, कावेरी, नर्मदा एंड कृष्णा। इजी वन, सी नर्मदा। बिकॉज नर्मदा फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली, और उसके पास में इतने सेडिमेंट्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो एस्चुरी बनाते हैं, जिसे हम ज्वार नदमुख बोलते हैं। ज्वार नदमुख का मतलब होता है कि नदी समुद्र में अपने अवसादों का जमाव करने की बजाय स्थलीय क्षेत्रों से ही अवसादों का जमाव करना शुरू कर देती है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, द पॉपुलेशन ऑफ संथाल ट्राइब इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ग्रुप एज पर द 2011 सेंसस डेटा? अगेन सी। बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डेटा, इंडिया में झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में संथाल जनजाति पाई जाती है सबसे ज्यादा। ये असम के भी, असम एंड बिहार के भी कुछ पार्टों में देखने को मिलती है। संथाल समुदाय जो है वो सोहराई प्रमुख त्योहार मनाता है और बोंगा को सर्वोच्च देवता के रूप में पूजते हैं। सोहराई जो त्योहार होता है वो रिलेटेड होता है पशुओं की पूजा से, स्पेशली गाय की पूजा से। लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड स्टेट। सी इज द राइट आंसर, अगेन सी। कोपली असम, आपके दुलहस्ती जम्मू एंड कश्मीर, कोयना महाराष्ट्र एंड आपके रंगन नदी अरुणाचल प्रदेश। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। सॉइल टाइप एंड स्टेट।
डी। नाउ डी, या सोच लो फिर से, अगर 3 ऑप्शन लेना है तो वो भी ले सकते हो। सब लोग डी के पीछे पड़ गए। देखिए, अलूवियल सॉइल उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अलूवियल सॉइल ग्रुप जो है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप है, जो लगभग 42% के एरिया में फैला है। रेड सॉइल थर्ड नंबर पे आता है, जो तमिलनाडु में मिलता है। लेटेराइट सॉइल जो होती है वो केरला में, क्योंकि वहां पे ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है। और जो सब माउंटेन हिल होता है वो उत्तराखंड में मिलता है। आई थिंक सोचने की जरूरत नहीं है। अन अकेडमी लर्निंग ऐप के थ्रू, और वहां पे जुड़ करके आप हमारे आइकॉनिक एंड प्लस बैच का हिस्सा बन सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अब आपसे कल की क्लास में। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आपका इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन। चलिए जी, देन थैंक यू।